सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम पठार के खंड में चल रहे थे और मैंने कहा भी था कि ज्योग्राफी यदि हम शुरुआत करते हैं तो ज्योग्राफी की कड़ी में शुरू का जो 2 चैप्टर है वो कंसेप्ट से भरा हुआ है, जिसमें भारत का परिचय और भारत का भौतिक विभाजन दोनों में आप देखेंगे कि चट्टानों से जुड़े हुए तथ्य, मिट्टियों का प्रकार, क्षेत्रों की प्रकृति, पठारों की प्रकृति, तटीय क्षेत्रों की प्रकृति और साथ ही हम देख पाते हैं कि जो द्वीपीय क्षेत्र हैं उनकी महत्ता, पर्वतीय क्षेत्र का योगदान, इस सब को समग्र रूप से इंटीग्रेटेड रूप से हम पढ़ पाते हैं। कल मैंने पठार के सेक्शन को शुरू किया था और एक खास पॉइंट पर जाकर मैंने छोड़ दिया था, जहां मैंने आपको बताया था कि हम पठार को 3 भाग में बांटकर देख सकते हैं। दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूभाग और उत्तर पूर्व का पठार, जहां तक मैं स्मरण कर पा रहा हूं। और मैंने आपको 5 ऐसे राज्यों के भी नाम लिखवाए जो न तो समुद्री सीमा बनाते हैं और न ही किसी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। मैं उस तथ्य को आगे बढ़ाता हूं और आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगा कि एक मैप के माध्यम से ही क्लास की शुरुआत हो, ताकि हम कल के बेसिक्स को थोड़ा सा रिवाइज कर सकें और आगे बढ़ सकें। एक मैप लाने की कोशिश करते हैं। इससे थोड़ी क्लैरिटी हमारी बढ़ जाएगी। सर्वप्रथम आप लोग यह बताइए कि कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसमें दिखना चाहिए, तभी काम होगा। धुंधला दिख रहा है। ये बड़ा भी हो सकता है। इसको दूसरे पटल पर शुरू करते हैं एक बार, देखते हैं कि वहां थोड़ा ठीक दिख जाए। बोर्ड बड़ा है, इसका रेजोल्यूशन एचडी में है। ये कैसा दिख रहा है? उम्मीद करते हैं कि ये थोड़ा ठीक दिख रहा होगा। ठीक है, साफ दिख रहा है, ठीक है। अब एक बार, जैसे कि मेरे द्वारा कल कहा गया था कि हम पठार को 3 पार्ट्स में बांट कर देख सकते हैं। अब क्या क्या बांट कर देख सकते हैं, उसी से क्लास आज शुरू होगी और आज का क्लास बेहद इंपॉर्टेंट भी होगा। यदि आप भारत के नक्शे के नीचे में जाएंगे, इस पार्ट में जाएंगे जो अभी आपके समक्ष है, तो आप इस पार्ट में देखेंगे, कल मैंने एक गूगल से मैप लिया था जो प्लेटो से जुड़ा हुआ था, और उसमें नीचे का जो खंड है, ये वाला खंड, जहां जहां ये रेड आपको दिख रहा होगा, लगभग इस तरह से, यह दक्कन का हिस्सा है। द से दक्कन, द से दक्षिण, याद रखना है। इसके भी 2 पार्ट्स हैं। जो यहां से कट करके एक हिस्सा बनता है उसको बोलते हैं दक्कन का पठार, और जो दाहिने तरफ है वह तेलंगाना का पठार है, और इसी के निचले भाग को कर्नाटक का पठार भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो पेनिनसुला, जहां प्रायद्वीप है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में इस पूरे सिस्टम को आप दक्कन मान के चलिए। दक्षिण में जो है वो दक्कन है। बता दिया था कि ज्वालामुखी की प्रक्रिया से इसका निर्माण हुआ है, यह भी हमने चर्चा कर ली थी। जबकि मालवा के पठार का जो ऊपरी हिस्सा है वह इरोजन से बना है, अपरदन से बना है। तो बेसाल्ट चट्टान की चर्चा भी कल हो चुकी थी, इसको आपने कल देख लिया था। और कल का लास्ट पॉइंट यदि मुझे कोई पढ़ के सुना सके तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बार कोई पढ़ के सुना दीजिए, कल लास्ट में क्या लिखवाए थे। कोई भी माइक ऑन करके एक बार मुझे थोड़ा सुना दें। कल सबसे लास्ट में क्या लिखवाए थे? क्या ये 3 पार्ट लिखवा दिए थे? हाँ, लिखवा दिए थे, ठीक है। कल 3 पार्ट्स मैंने लिखवा दिया था कि पठार को 3 रूप में बांट कर हम अध्ययन कर सकते हैं। दक्कन का पठार सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद है मध्य उच्च भूमि, ध्यान रखिएगा। अब ये क्या है मध्य उच्च भूमि? तो दक्कन के जब ऊपर जाएंगे तो मिडिल का जो पार्ट है,
यह मध्य उच्च भूमि है। और एक जो हिस्सा है वो हिस्सा है उत्तर पूर्व का पठार, यानी ये दिशा हो गई पूर्व और ये दिशा है उत्तर, यानी इस हजारीबाग का साइड, झारखंड का साइड। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो पठार के 3 पार्ट्स हो गए, कल आपने लिख ही लिया था। तो आज हमारा टॉपिक शुरू होगा दक्कन के पठार से। तो कॉपी में हेडिंग बना दीजिए, लिखिए दक्कन का पठार, यहां से शुरू करेंगे। दक्कन का पठार। शुरुआत करते हैं। अब दक्कन के पठार में एक बात ध्यान रखना है, काली मिट्टी की प्रचुरता है। काली मिट्टी में कपास उपजता है। कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है। इस तथ्य को भी संज्ञान में रखना है। इसमें लिख दीजिए, प्रायद्वीपीय भूभाग का सबसे विशिष्ट पक्ष, प्रायद्वीपीय भूभाग का सबसे विशिष्ट पक्ष दक्कन का पठार है। प्रायद्वीपीय भूभाग का सबसे विशिष्ट पक्ष दक्कन का पठार है, जिसमें काली मिट्टी की प्रचुरता है या प्रधानता है, जिसमें काली मिट्टी की प्रचुरता है, काली मिट्टी की प्रचुरता है, जो कपास के लिए उपयोगी है, जो कपास के लिए उपयोगी है। कोई बता सकता है कि गोंडवाना लैंड किस लिए प्रसिद्ध है? कल भी हमने इसकी चर्चा की है। वेरी गुड, गोंडवाना का युग कोयला के लिए प्रसिद्ध है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, खनिज के रूप में ग्रेनाइट, खनिज के रूप में ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और चूना पत्थर, खनिज के रूप में ग्रेनाइट, बेसाल्ट, चूना पत्थर और क्वार्ज, ब्रैकेट में सिलिका, पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना है, जब हम प्रायद्वीप की बात करते हैं तो गुजरात से लेकर और नीचे वी तक और यहां से लेकर झारखंड तक, ये पूरा जो वी का शेप है, इसको प्रायद्वीप कह सकते हैं। प्रायद्वीप का मतलब ही होता है कि जिसके 3 और सागर हो। तो इसके 3 और सागर है, एक तरफ अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है, दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी है। तो इसमें यदि कभी पूछ दे कि प्रायद्वीपीय पठारीय क्षेत्र में समतल पठार कौन सा है, तो समतल पठार होगा रांची का पठार, पलामू का पठार। इसको जरूर नोट में लिख दीजिए। नोट में लिखिए, प्रायद्वीपीय भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में कुछ पाट या समतल क्षेत्र हैं। प्रायद्वीपीय भारत में कुछ पाट या समतल क्षेत्र हैं, पाट या समतल क्षेत्र हैं, जिसे जिसे को काट के लिखिए, जैसे रांची का पठार एवं पलामू का पठार, बिहार के बगल में पड़ जाएगा, नीचे इस एरिया में पड़ेगा। रांची का पठार एवं पलामू का क्षेत्र या पलामू का पठार, ठीक है। अब एक बार फिर से हम मूल बातों की तरफ आते हैं। इस पठार में दोबारा से एक बार देखते हैं कि दक्कन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और संरचना कैसी है। वैसे कल के क्लास में चर्चा की कड़ी में इस बात पर भी हमने चर्चा की कि जो पश्चिम का क्षेत्र है ये ज्यादा ऊंचा है, ये जो हिस्सा है इसकी हाइट ज्यादा है, और जो जो पूरब जाते हैं, इस पार्ट में जाते हैं, ढलान है। यही कारण है
कि चूंकि उस तरफ ढलान है और इस तरफ ज्यादा ऊंचा है, तो जितनी भी हिमालयी नदियां हैं उसमें अधिकांशतः बंगाल की खाड़ी में ही जाकर गिर जाती हैं। एक हैंड रेज है, और देख लीजिए किसी का। हाँ, बताइए। ठीक है, मुख्य बातों में आते हैं। तो जैसे कल हमने चर्चा की कि पश्चिमी जो तट है वो ज्यादा ऊंचा है और पूर्व की तरफ ढाल है, और वही हाल बिहार के साथ भी है। जैसे हाथ को यदि हम कुछ इस तरह से बना दें, तो मेरे हाथ का जो ये हिस्सा है ये हरियाणा होगा और यह हिस्सा बंगाल होगा। ध्यान रखिएगा, यानी पश्चिम में हाइट ज्यादा है और पूरब में हाइट कम है, ढलान है। तो इसीलिए नेपाल से जो भी नदियां निकलती है या किसी और प्रांत से जो भी नदियां निकलती है, वो बाट बिहार की तरफ जाता है और अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाता है। वही हाल पठार का भी है। पश्चिम का तट ऊंचा है और पूर्व का तट ढाल की तरफ से है, इसको ध्यान रखना है। और इसी कड़ी में महादेव की पहाड़ी, मैकाल की पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ी, ये सब दक्कन के पठार के मुख्य पहाड़ियों में गिने जाएंगे। इसको जरूर लिख दीजिए। लिखिए, दक्कन का पठार त्रिभुजाकार है, ये देख लीजिए, ऐसे ट्रायंगल है। दक्कन का पठार त्रिभुजाकार है। दक्कन का पठार त्रिभुजाकार है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। जिसका क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट, पश्चिम में इसकी ऊंचाई अधिक है जबकि पूरब में कम है। पश्चिम में इसकी ऊंचाई अधिक है जबकि पूरब में कम है। पश्चिम में इसकी ऊंचाई अधिक है जबकि पूरब में कम है। कम है। ध्यान ये रखना है, ये जो पश्चिम का खंड है वो पश्चिमी घाट कहलाएगा, और पूर्व का जो खंड है वो पूर्वी घाट कहलाएगा। देखिए, इसके पश्चिम के हिस्से को पश्चिमी घाट कहते हैं जबकि पूरब में पूर्वी घाट है। पश्चिम के हिस्से को पश्चिमी घाट कहते हैं जबकि पूरब में पूर्वी घाट है। पूरब में पूर्वी घाट है। दक्षिण में महादेव की पहाड़ी, दक्षिण में महादेव की पहाड़ी, कौमा मैकाल की पहाड़ी। दक्षिण में महादेव की पहाड़ी, कौमा मैकाल की पहाड़ी और सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। ठीक है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के दो सबसे प्रसिद्ध हॉटस्पॉट कौन से हैं जो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध हैं। इसका उत्तर होगा उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, क्योंकि ये दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जो वर्षा के लिए प्रसिद्ध हैं। उत्तर पूर्वी हिमालय में सालों भर वर्षा होती रहती है, जबकि देखिएगा पश्चिमी घाट में भी काफी बारिश होती है, और जहां भी वर्षा ज्यादा होगा वहां पर बायोडायवर्सिटी चरम पर होगा। तो इसलिए इन दोनों क्षेत्रों को हॉटस्पॉट कहा जाता है जैव विविधता के लिए। और परीक्षा में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। कॉपी के सबसे टॉप पर लिख दीजिए, सबसे शीर्ष पर, मुख्य बातों से अलग में लिखिए, उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट को, उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट को, उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट को जैव विविधता का हॉटस्पॉट कहा जाता है। जैव विविधता का हॉटस्पॉट कहा जाता है। ठीक है, को ध्यान रखा जाना चाहिए। अब हम चलते हैं अगले खंड में।
अब इस कड़ी में एक नया शब्द आ गया, पश्चिमी घाट। हेडिंग में लिखिए पश्चिमी घाट। अब इस पर चर्चा करेंगे। पश्चिमी घाट से ज्यादा कदा क्वेश्चन आता ही रहता है। भारत के नक्शे को यदि देखा जाए तो निचले हिस्से में कुछ इस तरह से देखेंगे तो महाराष्ट्र के साइड से इसको आप देख सकते हैं, पश्चिमी घाट। अब इसके कई नाम हैं। महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री कहते हैं, इसको याद रखना है। जबकि तमिलनाडु में इसी को बोलते हैं नीलगिरी। और आगे जाएंगे आप, थोड़े से और आगे केरल की तरफ जाएंगे नीचे मैप में, तो अन्नामलाई और कार्डेमम की पहाड़ियां भी इसी का हिस्सा माना जाता है। और यह भी ध्यान रखना है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा है, इसको भी ध्यान रखना है। नीलगिरी ऐसा पॉइंट है जहां पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। इन्हीं पॉइंट्स को यहां लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हेडिंग बना लीजिए पश्चिमी घाट और लिखिए महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जानते हैं। सह्याद्री को टिक करके रख लीजिए, पूछा ही जाएगा, फिक्स है, ये क्वेश्चन आ ही जाएगा कहीं ना कहीं। महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री के नाम से जानते हैं, सह्याद्री के नाम से जानते हैं। तमिलनाडु में नीलगिरी के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र में सह्याद्री, तमिलनाडु में नीलगिरी के नाम से जानते हैं। जबकि केरल में अन्नामलाई, जबकि केरल में अन्नामलाई एवं कार्डेमम, पढ़ाए थे कार्डेमम, इसका दूसरा नाम कौन बता सकता है? इलायची की पहाड़ियां। कार्डेमम की पहाड़ी के नाम से जानते हैं, अन्नामलाई एवं कार्डेमम। तीनों जगह के तीन नाम, सह्याद्री, नीलगिरी और अन्नामलाई अथवा कार्डेमम के नाम से जानते हैं। इसको संज्ञान में रखना है, रट जाना है इसको। सह्याद्री के बारे में तो जिस परीक्षा में बैठिएगा 90% संभावना होती है कि एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। खास करके नाम से क्वेश्चन बहुत बार आता है, नाम को याद रखना है। अब एक टोडा जनजाति पाई जाती है जिसको टोड भी कहते हैं। टोड मातृसत्तात्मकता को फॉलो करता है आज भी, जबकि संपूर्ण भारतीय समाज में अन्य जनजातियां पितृसत्तात्मकता को फॉलो करती है। समाज भी पैट्रियार्कियल ही है, लेकिन यह एकमात्र ऐसी जनजाति है जो मातृसत्तात्मकता को आज भी बढ़ावा देता है। इसको आप लिख दीजिए, लिखिए नीलगिरी में टोड जनजाति पाई जाती है। नीलगिरी में टोड जनजाति पाई जाती है जो मातृसत्तात्मक होती है। नीलगिरी में टोड जनजाति पाई जाती है जो मातृसत्तात्मक होती है, मातृसत्तात्मक होती है। नेक्स्ट पॉइंट, कल हमने ब्लॉक पर्वत भी पढ़ा था, एक लाइन ऐड कर दीजिए। देखिए पश्चिमी घाट में ब्लॉक पर्वत का निर्माण भी होता है। पश्चिमी घाट में ब्लॉक पर्वत का निर्माण भी होता है, निर्माण भी होता है। देखिए पश्चिमी घाट के महाबालेश्वर से, पश्चिमी घाट के महाबालेश्वर की पहाड़ी से
कृष्णा नदी निकलती है। पश्चिमी घाट के महाबालेश्वर की पहाड़ी से कृष्णा नदी निकलती है। कृष्णा नदी निकलती है। निकलती है। अब इस तथ्य की कड़ी में एक बात और ध्यान रख लेंगे। यदि आपसे कभी पूछ दे कि प्रायद्वीपीय भारत मतलब गुजरात से नीचे का भारत, उसमें सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, यानी दक्षिण भारत के बारे में पूछ दे कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, तो क्या उत्तर होगा? अनाईमुड़ी हो जाएगा। और नीलगिरी की सबसे बड़ी चोटी पूछेगा तो डोडा बेट्टा हो जाएगा। और अनाईमुड़ी के बाद डोडा बेट्टा का ही स्थान है। इसको नोट में लिखिए। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। अनाईमुड़ी है। ब्रैकेट में लिख दीजिए 2695 मीटर, 2695, 2695 मीटर, जो जो पश्चिमी घाट में अन्नामलाई की पहाड़ी में अवस्थित है। जो पश्चिमी घाट में अन्नामलाई की पहाड़ी में अवस्थित है। ठीक है। बिहार पीसीएस 2016 बैच में क्वेश्चन पूछा था, पूछता ही रहता है, जिसकी चर्चा हमने भी की भी, कि ऐसा कौन सा बिंदु है जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। यह क्वेश्चन आ चुका है और रेलवे में भी आ चुका है, अन्य परीक्षाओं में भी आ चुका है। तो उसका उत्तर है नीलगिरी। उसकी चोटी है डोडा बेट्टा। ठीक है, उसको भी लिख दीजिए। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी, सबसे ऊंची कर दीजिएगा। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है, जो नीलगिरी की पहाड़ी में है। जो नीलगिरी की पहाड़ी में है, जहां पर जहां पर पूर्वी एवं पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु भी है। जहां पर पूर्वी एवं पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु भी है। मिलन बिंदु भी है। अब एक प्रश्न और पूछता है, आप सोचकर भी इसका जवाब दे सकते हैं। यदि हम वापस से अपने मैप को देखें, जिस मैप की अभी हम चर्चा कर रहे थे, यदि इस मैप को हम दोबारा से देखें, तो गुजरात से नीचे का जो वी का पार्ट है, इसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा भी है कि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां निकलती है वो किस घाट से निकलती है, पश्चिमी घाट से उद्गम होता है या पूर्वी घाट से उद्गम होता है? क्या उत्तर होगा? पश्चिमी घाट से। वेरी गुड। हाइट से उद्गम होगा, क्योंकि ये साइड बहुत ऊंचा है और इधर जाके ढाल हो जाता है, तो नदियां इधर से तो निकल नहीं सकती हैं। नदियां इधर से निकलेंगी और ये बहती हुई इस तरफ चली जाएंगी। इसको लिख दीजिए। ध्यान रखें कि ध्यान रखें कि अधिकतर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का उद्गम स्थल, अधिकतर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का उद्गम स्थल, उद्गम स्थल पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट है। इससे एक और चीज पकड़ा जाएगा, यदि राज्य का नाम नहीं भी याद रहेगा
और मान लेते हैं कि पूर्व के राज्यों का नाम दे दिया, तो उत्तर नहीं हो सकता है। पश्चिमी तट पर जो राज्य हैं वही नदियों का उद्गम स्थल भी हो सकता है। तो कई बार इस तर्क के आधार पर भी हम दो चार क्वेश्चन ही यदि परीक्षा में सही कर लेते हैं तो हम लाखों को मात दे देते हैं वहां पर, क्योंकि इस लेवल में सोचने के लिए कंसेप्ट चाहिए। इसको ध्यान में रखना है, नोट लिख लीजिए अगले पॉइंट में। लिखिए, दक्कन के पठार में, तमिलनाडु में, दक्कन के पठार में, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में शेवराय की पहाड़ी, शेवराय की पहाड़ी, कौमा, जावरी की पहाड़ी, शेवराय की पहाड़ी, कौमा, जावरी की पहाड़ी, जावरी की पहाड़ी और पंचमल्लाई की पहाड़ियां हैं। पंचमल्लाई की पहाड़ियां हैं। पंचमल्लाई की पहाड़ियां हैं। जबकि कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। जबकि कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी है। कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी है जो कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। जो कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। अब हम अध्ययन की कड़ी में चलेंगे पूर्वी घाट में। हेडिंग बनाकर लिखेंगे पूर्वी घाट। पहले पूर्वी घाट को थोड़ा समझ लेते हैं। अब इस मैप को यदि हम ध्यान से देखें, हाइट का तो पता चल रहा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है। अब पूर्वी घाट को यदि देखा जाए तो उड़ीसा के क्षेत्र की यदि हम बात करें तो महानदी प्रमुख नदी है इस क्षेत्र में। यदि हम ओडिशा, बंगाल के नीचे पड़ेगा ओडिशा, यदि हम उड़ीसा की बात करें तो महानदी यहां की एक प्रमुख नदी हो जाएगी। कभी पूछ दे परीक्षा में कि उड़ीसा की जीवन रेखा कौन सी नदी है, तो ओडिशा की जीवन रेखा महानदी है। इसको ध्यान में रखना चाहिए। और महानदी की दो सहायक नदियां हैं, तेल नदी और जोंक नदी। है तो और भी चार पांच हैं, लेकिन तेल और जोंक नदी के बारे में पूछा जाता है। इसको याद रखना है, लिख दीजिए। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तुलना में कम ऊंचा है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तुलना में कम ऊंचा है। कम ऊंचा है और अनियमित है। अनियमित है। अनियमित का क्या मतलब है, तो दिख रहा है नक्शे में। यदि इस घाट को हम देखेंगे तो एक सही लाइन देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये बीच में धंस गया, फिर इधर चला गया, फिर बाहर हो गया, फिर इधर चला गया। यानी इसका जो शेप है वो नियमित नहीं है। जिस तरह से इसकी चौड़ाई थी, इसको यहां से आना चाहिए था, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये होना ऐसे चाहिए था, नियमित रूप से ऐसे। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां धंस गया है आकर। समुद्र ने लगभग भूमि को निगल लिया है इन क्षेत्रों में, तो संकरा हो गया है। तो अनियमित का अर्थ आप समझ गए होंगे। अब लिखिए मुख्य नदी महानदी, ब्रैकेट में ओडिशा की जीवन रेखा। मुख्य नदी महानदी, ओडिशा की जीवन रेखा। ओडिशा की जीवन रेखा। ओडिशा की जीवन रेखा। नोट में लिख दीजिए, महानदी की मुख्य दो सहायक नदियां हैं।
जोंक नदी और तेल नदी। महानदी की दो सहायक नदियां हैं, जोंक नदी और तेल नदी। ठीक है। एक चैप्टर है ज्योग्राफी में, आगे सारे चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग हैं, जिसमें एक चैप्टर है मानसून। हिप्पेलस नाम के नाविक ने मानसून शब्द की खोज की थी, अरबी भाषा के मौसम शब्द से निकला है। वहां हम पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे फैक्टर बनते हैं, दबाव क्षेत्र, जिसके कारण पश्चिमी घाट में तो बहुत वर्षा होती है, लेकिन पूर्वी घाट में उतनी वर्षा नहीं होती है। और यही कारण है कि जो सह्याद्री का क्षेत्र है वह एक तरफ जैव विविधता का हॉटस्पॉट हो जाता है, लेकिन आपको इस तरफ कोई हॉटस्पॉट देखने को नहीं मिलता है, फिर वो जाकर सीधे हिमालय में देखने को मिलता है। तो यह सब कमाल दक्षिण पश्चिम मानसून का है, इसको ध्यान रखना है। तो एक तथ्य यहां से यह सामने आता है कि वर्षा कम होती है पूर्वी घाट में, और एक दूसरा तथ्य भी सामने निकल कर आता है। यदि सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा गया पूर्वी घाट की तरफ, तो उसका उत्तर होगा महेंद्रगिरी। पश्चिमी घाट में तो क्लियर है, अनैमुडी हो जाएगा, लेकिन पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी होगी महेंद्रगिरी, 1500 मीटर के आसपास। तो यह दो बातों को हमें लिख लेना चाहिए, लिख दीजिए। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, 1500 मीटर, ब्रैकेट में। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, 1500 मीटर महेंद्रगिरी है। रामायण काल में भी इस पर्वत का हमें उल्लेख मिलता है। दूसरा लिखिए, पूर्वी घाट में पश्चिमी घाट की तुलना में कम वर्षा होती है। पूर्वी घाट में पश्चिमी घाट की तुलना में कम वर्षा होती है। अब इस कड़ी में एक और पहाड़ी है जो मध्य प्रदेश में है, सतपुड़ा की पहाड़ी। बचपन में एक कविता हम लोग पढ़ा करते थे, सतपुड़ा के घने जंगल। वैसे भी एमपी को वनों का राज्य कहते हैं, सबसे अधिक जंगल एमपी में ही मिलता है। ऐसे ऐसे वन हैं जहां यदि हेलीकॉप्टर भी गिर जाता है आज भी तो मिलता नहीं है, इतने घने वन हैं, विशाल क्षेत्र में फैले हुए हैं। उसमें एक सतपुड़ा जगह है, सतपुड़ा की पहाड़ी है। इसमें यह ध्यान रखना है सतपुड़ा की पहाड़ी में कि नर्मदा और तापी के बीच यह अवस्थित है, यह सबसे मुख्य बात है। तो हेडिंग में दे दीजिए सतपुड़ा की पहाड़ी, इसकी चर्चा हम करेंगे। ब्रैकेट में लिख दीजिए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। कोई बताएं कि सतपुड़ा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कौन बता सकते हैं? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूछा गया क्वेश्चन है, धूपगढ़, याद रखना है। इसको लिख दीजिए, इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, धूपगढ़ है, जो महादेव पर्वतों की श्रेणी में आता है, जो महादेव पर्वतों की श्रेणी में आता है, इस रेंज में पड़ेगा, महादेव पर्वतों की श्रेणी में आता है। तो एक दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। वैसे तो हमने मध्य हिमालय में कई हिल स्टेशन को एक साथ पढ़ा है, कुल्लू, मनाली, मंसूरी, दार्जिलिंग, शिमला, और यह भी बताए थे कि दक्षिण भारत में एक नीलगिरी भी हिल स्टेशन है। आपको यह बताना है कि जो सतपुड़ा की पहाड़ी है, इसमें एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? नीलगिरी कैसे होगा? सतपुड़ा की पहाड़ी मध्य प्रदेश में कौन सा है? नीलगिरी तो बहुत नीचे हो जाएगा, तमिलनाडु की तरफ चले गए हम। एमपी में कौन सा होगा? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी एकमात्र हिल स्टेशन है जो सतपुड़ा की पहाड़ियों में है।
ठीक है, क्योंकि इस बीच में और पहाड़ हैं ही नहीं। तो लिख दीजिए इसको, लिखिए महत्वपूर्ण है कि इस श्रेणी में मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी है। इस श्रेणी में मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी है। एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी है। पंचमढ़ी है। इसके बाद एक नोट जरूर लिख दीजिए, सतपुरा की श्रेणी, नोट में सतपुरा की श्रेणी नर्मदा और तापी नदियों के बीच अवस्थित है। ठीक है, अब एक अगला क्वेश्चन, सभी तैयार रहेंगे। ज्योग्राफी में मैं काफी प्रश्न पूछता रहूंगा, लिखवाया भी है मैंने, वैसे आपको पहले से भी याद हो सकता है। आप लोग बताएंगे कि नर्मदा नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक से। और एक और नदी है जो अमरकंटक से ही निकलती है, क्या नाम है उसका? सोन नदी है। इन दोनों में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है, ये कौन बताएंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। एक ही जगह से दो नदी निकलती है, एक ही पहाड़ी अमरकंटक से। लेकिन आपको याद होगा कि 5 नदियां, नर्मदा, तापी, माही, साबरमती और लूनी, ये 5 ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर की तरफ चली जाती है पश्चिम में, और बाकी जो नदियां हैं वो पूर्व की नदियां हैं भारत में। तो ध्यान ये रखना है कि जो अमरकंटक की पहाड़ी है, निकलती है नर्मदा और सोन दोनों, लेकिन नर्मदा बह के चली जाती है पश्चिम की तरफ और सोन चली जाती है पूर्व की तरफ। यानी इसका क्या आशय है? ट्रैंगुलर है, त्रिभुज की तरह है। वहां पर जो भू स्थिति होगी वो कुछ ऐसी बनी हुई है कि दोनों तरफ ढलान है, ढाल दोनों ओर है। अन्यथा ऐसा यदाकदा देखने को मिलता है कि जहां से नदी निकलती हो वहां दोनों ओर ढाल हो, ढाल केवल एक तरफ होती है। जैसे हिमालय से देखेंगे आप, हिमालय लगभग थोड़ा सा पश्चिम की तरफ है। कैसा हिमालय है? तो उत्तर में। लेकिन यदि हिमालय रेंज की हम बात करें, तो कोई नदी यदि यहां उत्तराखंड से निकलती है तो बंगाल में चली जाएगी, बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी। यानी इधर का हिस्सा जो बिहार का साइड है, बंगाल का साइड है, वह ज्यादा ढलान पर है। लेकिन ज्यो ज्यो हम दिल्ली की तरफ आते हैं, उत्तरांचल की तरफ जाते हैं, तो वो अधिक ऊंचाई के सेक्शन पर है, उछले हिस्से पर है। तो यही कारण है। तो ढाल एक तरफ है, बिहार की तरफ ढाल है, बंगाल की तरफ ढाल है, लेकिन अमरकंटक के पास दोनों ओर ढाल है। तो नर्मदा और सोन के बारे में इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। एक दूसरा क्वेश्चन है कि अमरकंटक की जो पहाड़ी है वह किस पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है? नदियां तो शिखर से ही निकलती हैं, अमरकंटक शिखर है, किस पहाड़ी का है? वेरी गुड, मैकाल का है। अभी आपने मैकाल लिखा भी है 2-4 लाइन पहले। तो इन बातों को लिख दीजिए अगले पॉइंट में, नोट में लिख दीजिए। देखिए, अमरकंटक मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अमरकंटक मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची शिखर है। अमरकंटक मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची शिखर है। रट जाना है, पूछेगा। सबसे ऊंची शिखर है। नेक्स्ट पॉइंट, नर्मदा और सोन अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा और सोन अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा और सोन अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, अब हेडिंग बनाएंगे। चूंकि 3 पार्ट्स में हमने पठार को बांट कर देखा। सबसे पहला पार्ट था दक्कन, है बहुत बड़ा, उतना बड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। दक्कन में इतनी बातें यदि याद रह जाए तो यहां से जो 1 नंबर का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है वो आप बना देंगे।
एक से अधिक नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना भी कम ही होती है, क्योंकि सभी खंडों से क्वेश्चन पूछना होता है, तो एक ही खंड से सारा क्वेश्चन कभी नहीं आ सकता। तो इसीलिए इससे अधिक मास्टरी की जरूरत यहां नहीं है। अगला हेडिंग बना दीजिए, मध्य उच्च भूभाग। 18वें पॉइंट नंबर 2, मध्य उच्च भूभाग। अब देखिए, मालवा का जो हिस्सा है, पठार का हिस्सा, मालवा का जो रेंज है, ध्यान रखिएगा, दक्कन के ठीक ऊपर, यह मध्य उच्च का हिस्सा होगा। क्यों होगा? तो एक तो सेंटर में है, ऊपर से उच्च है, ऊंचा भी है, क्योंकि इसके जैसे ही पूरब जाएंगे तो जमीन में ढाल आ जाएगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा मध्य उच्च, कि हाइट पर भी है और सेंटर में भी है। कभी पूछे कि भारत के सबसे मध्य में क्या है, तो सीधा उत्तर होगा मध्य प्रदेश, नाम ही है मध्य प्रदेश। तो उसी के पास देखेंगे आप, इस रेंज में यह पाया जाता है, मालवा का पठार। मालवा के दक्षिण में ही दक्कन का पठार है, और यहां पर एक नदी है इस कड़ी में, चंबल नदी, इसको चंबल खंड भी कहते हैं। इसमें घड़ियाल संरक्षण परियोजना आज के परीक्षा के दृष्टिकोण से उल्लेखनीय है, इसको जरूर याद रख लीजिए। साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि मालवा के पठार में भी काली मिट्टी का वास है, और काली मिट्टी कपास के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और बुंदेलखंड और बघेलखंड, जो कल मैंने दिखाया भी था कल के मैप में, वो भी इसके बगल में ही है, दाहिने तरफ है। तो वो भी इस कड़ी में क्या होगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा, और मध्य उच्च भूमि का हिस्सा हो जाएगा। पठार का क्षेत्र है। पठार का मतलब जिस भूमि की हाइट 600 से 900 मीटर ऊंची हो, खनिज बाहुल्य क्षेत्र हो। इन बातों को लिख दीजिए। लिखिए अगले फर्स्ट पॉइंट में, मध्य उच्च भाग का सबसे महत्वपूर्ण भाग मालवा का पठार है। मध्य उच्च भाग का सबसे महत्वपूर्ण भाग मालवा का पठार है। मध्य उच्च भाग का सबसे महत्वपूर्ण भाग मालवा का पठार है, जिसके मध्य उच्च भाग का सबसे महत्वपूर्ण भाग मालवा का पठार है, जिसके उत्तर में चंबल नदी खंड है। जिसके उत्तर में चंबल नदी खंड है, जिसमें घड़ियाल संरक्षण परियोजना संचालित है। जिसमें घड़ियाल संरक्षण परियोजना संचालित है। घड़ियाल संरक्षण परियोजना संचालित है। संचालित है। नेक्स्ट पॉइंट, मालवा का पठार काली मिट्टी के लिए जाना जाता है। मालवा का पठार काली मिट्टी के लिए जाना जाता है। काली मिट्टी के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मध्य उच्च भूभाग में ही मध्य उच्च भूभाग में ही मध्य उच्च भूभाग में ही बुंदेलखंड और बघेलखंड, अब देख लीजिए कहां पर है, तो ये रहा मालवा, यहां लिखा भी हुआ है, दृष्टिगोचर हो रहा होगा, ये मालवा का पठार है, ठीक है। और मालवा के ठीक बगल में ये रहा बघेलखंड, और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ये रहा बुंदेलखंड। तो मालवा के राइट साइड में ही मध्य और उच्च के हिस्से में दोनों पड़ जाएगा। इसको लिख दीजिए, मध्य उच्च भूभाग में बुंदेलखंड और बघेलखंड है। मध्य उच्च भूभाग में बुंदेलखंड और बघेलखंड है। बुंदेलखंड और बघेलखंड है, ठीक है। एक लाइन और ऐड कीजिए, लिखिए बघेलखंड का क्षेत्र
निस्क चट्टान से बना है। बघेलखंड का क्षेत्र निस्क चट्टान से बना है। निस्क चट्टान से बना है। ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि निस्क एक कायांतरित चट्टान है। याद रह जाएगा, निस्क एक कायांतरित चट्टान है। ये कैसे बनता है कायांतरित, कौन बता सकते हैं? 3 प्रकार के चट्टान होते हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। पढ़ा होगा आप सभी ने, ये तो 7वें क्लास में है। आग्नेय चट्टान, ग्रेनाइट, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। कायांतरित बनता है हाई प्रेशर में और हाई टेम्परेचर में। पृथ्वी के अंदर जब कोई चीज बहुत गहराई में दब जाता है तो उच्च ताप और दाब के कारण क्या होता है? ग्रेफाइट बन जाता है हीरा, कोयला बन जाता है हीरा। ध्यान रखिएगा, बन जाता है हीरा। उसी तरह से जो चूना पत्थर होता है वो संगमरमर बन जाता है। इस सब को ध्यान रखिएगा। तो यह जो निस्क है वह एक तरह से रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान का ही एग्जाम्पल है, जिससे क्या बना है? जिससे बना है बुंदेलखंड, ऊपर वाला हिस्सा। आगे चलेंगे, देखिए नर्मदा नदी, नर्मदा नदी बुंदेलखंड और बघेलखंड। अब देखिए यहां ब्लू लाइन आपको दिख रहा होगा, ये वाला लाइन, ये नर्मदा है एस की तरह, एकदम बीच से निकलती है। यह मैप मैं आपको शेयर कर देता हूं या दोबारा से एक बार दिखा देता हूं, सब डिलीट करके। क्या ये लाइन किसी को दिख रहा है ब्लू से? एक बार देखेंगे नक्शे में, इस तरह से ऊपर है बुंदेलखंड, नीचे है बघेलखंड, बीच से निकली है नदी हजारीबाग की तरफ से। तो लिखिए नर्मदा नदी बुंदेल और बघेलखंड के बीच की सीमा बनाती है। नर्मदा नदी बुंदेलखंड और बघेलखंड के बीच की सीमा बनाती है। सीमा बनाती है। अब इस कड़ी में एक जलप्रपात बहुत पूछा जाता है, धुआंधार। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है और कहां पर है? वेरी गुड, वेरी गुड। और जबलपुर में है, इसको भी याद रख लीजिए, नोट में लिख दीजिए। देखिए धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर है, जो 50 फुट के ऊंचाई से गिरती है और धुएं जैसी दिखती है। 50 फुट के ऊंचाई से गिरती है और धुएं जैसी दिखती है। ठीक है, इसीलिए नाम क्या पड़ा? धुआंधार। तो यहां तक तो पढ़ लिया। अब धीरे धीरे पूरब की ओर चलते हैं। जब हम पूरब की ओर चलेंगे तो पूरब की ओर देखेंगे कि 15 नवंबर 2000 के पहले झारखंड का जो क्षेत्र है वो बिहार का ही हिस्सा था, यह सबको ज्ञात है। और झारखंड खनिज बाहुल्य क्षेत्र है। झारखंड एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बारे में कहा जाता है कि झारखंड को खनिज बेचने से जितना पैसा आ जाता है, उस पैसे से भी यदि सरकार राज्य को ईमानदारी से चला ले तो झारखंड के किसी भी निवासी को कमाने की जरूरत नहीं है। ऐसो आराम में उसकी जिंदगी चल सकती है, हर व्यक्ति की। मतलब इतना पैसा मिलता है खनिज बेचने से कि सरकार यदि हर एक व्यक्ति को 2-2 लाख रुपया महीना जीवन भर के लिए देते रहे तो घटने वाला नहीं है। और यही कारण है कि वह पट्टी बिहार से कट के अलग हो गया। यह भी एक कारण रहा था उसमें, हैं तो कई कारण,
लेकिन एक खास पार्ट में इतना खनिज पाया गया जिसके कारण उधर के लोगों ने आंदोलन किया कि हमें अलग राज्य चाहिए, और भौगोलिक संरचना को देखते हुए भी उसको अलग कर दिया गया। झारखंड में कई चीजें प्रसिद्ध है, जैसे देवघर भगवान शंकर का निवास स्थान माना जाता है। रावण के साथ संबंध को जोड़कर भी देखा जाता है कि रावण जब कैलाश पर्वत से शिवलिंग लेकर चल रहा था तो यहीं पर पहली बार रखा, और वचनबद्धता के कारण भगवान शंकर वहां से उठे नहीं। तो झारखंड के साथ धार्मिक और आर्थिक दोनों कारक जुड़े हुए हैं। इस तरफ यदि हम चलेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा छोटा नागपुर का प्लेटो। और एक बात ध्यान ये रखेंगे कि जर्मनी में एक शहर है रूर, रौद्रुह का र। जर्मनी के रूर को विश्व में खनिज के लिए जाना जाता है। तो भारत में कहा जाता है कि छोटा नागपुर का जो पठार है वह भारत का रूर है। इसलिए रूर है कि कोई ऐसा खनिज ही नहीं है जो उस इलाके में नहीं मिलता है। ध्यान रखिएगा, खास करके कोयला, अभ्रक और अन्य प्रकार के जैसे ग्रेनाइट को हम देख सकते हैं। उसके बाद लोहा, कोयला, तांबा, यूरेनियम, लगभग जो मुख्य मुख्य खनिज हैं छोटा नागपुर के रेंज में मिल जाते हैं। और आप देखिएगा, जैसे लोहा का क्षेत्र है गुरु महिसा पानी का क्षेत्र जो प्रसिद्ध है, सिंहभूमि का क्षेत्र है, डिस्ट्रिक्ट है सिंहभूमि झारखंड में जो लोहा के लिए प्रसिद्ध है, अभ्रक के लिए कोडरमा की घाटी प्रसिद्ध है, कोयला के लिए झरिया प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, अभ्रक के लिए हजारीबाग का जो प्लेटो क्षेत्र है, ये हजारीबाग, ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। अभ्रक के क्षेत्र में भारत का एकाधिकार है, यानी दुनिया भर में लगभग हमारे ही यहाँ मिलता है। गर्म मसालों के क्षेत्र में भी भारत का एकाधिकार है जो दक्षिण भारत में तटों पर मिलता है। इस सब को संज्ञान में रखना चाहिए। दो चार बातें फिर लिख दीजिए। लिखिए, मध्य उच्च भूभाग का महत्वपूर्ण हिस्सा, मध्य उच्च भूभाग का महत्वपूर्ण हिस्सा छोटा नागपुर का पठार है। मध्य उच्च भूभाग का महत्वपूर्ण हिस्सा छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर का पठार है जिसे जिसे भारत का रूढ़ भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे भारत का रूढ़ भी कहा जाता है। भारत का रूढ़ भी कहा जाता है। कॉपी के सबसे ऊपर लिख लीजिए, रूर जर्मनी का क्षेत्र है जो खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है। रूर जर्मनी का क्षेत्र है जो खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, हम आगे चलेंगे। अब छोटा नागपुर का जो एरिया है, यह केवल एक राज्य में यह पठार नहीं है, पठार बहुत बड़ा बड़ा होता है। अब ये किस किस राज्य में पड़ेगा? तो झारखंड में तो है ही, बंगाल में भी है, उड़ीसा तक फैला हुआ है। तो तीन राज्यों को समेट लेता है। इसीलिए आप देखेंगे कि बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के बीच का जो हिस्सा है जहां पर यह पठार का क्षेत्र पड़ता है, उस क्षेत्र में खनिज की बहुलता है। लगभग विभिन्न प्रकार के खनिज आपको वहां देखने को मिल जाते हैं। लिख दीजिए, इसका विस्तार, इसका विस्तार झारखंड, इसका विस्तार झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तक है। उड़ीसा तक है। इस क्षेत्र में ग्रेनाइट और निस्क की प्रधानता है। इस क्षेत्र में ग्रेनाइट और निस्क की प्रधानता है। इस क्षेत्र में ग्रेनाइट और निस्क की प्रधानता है। प्रधानता है।
इन पॉइंट्स के नीचे लिखिए लोहा, तीर का चिन्ह, सिंहभूमि जिला झारखंड। लोहा, तीर का चिन्ह, सिंहभूमि जिला झारखंड, क्योंकि ये इसी पठार का हिस्सा है, छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। लोहा सिंहभूमि, कोयला, तीर का चिन्ह झड़िया, कोयला, तीर का चिन्ह झड़िया, अभ्रक, हजारीबाग, हजारीबाग, तांबा, वैसे तो राजस्थान का खेतरी क्या है, तांबा के लिए विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन यदि हम छोटा नागपुर के साइड चले जाएंगे तो इसमें कौन सा होगा? तो तांबा में लिखिए सिंहभूमि का मूसाबानी, सिंहभूमि का मूसाबानी का क्षेत्र, सिंहभूमि का मूसाबानी का क्षेत्र। एक और खनिज लिखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, यूरेनियम। यूरेनियम एक ऐसा खनिज है जिससे ऊर्जा भी बना सकते हैं और बम भी बना सकते हैं, परमाणु बम भी बन सकता है और एटॉमिक एनर्जी भी बन सकती है। यूरेनियम, तीर का चिन्ह जादूगोड़ा, झारखंड, जादूगोड़ा। ठीक है, कभी आपसे पूछते कि छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में कौन कौन सी मुख्य नदियां हैं, तो चार नदियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसमें सबसे पहले तो स्वर्णरेखा नदी है, उड़ीसा की लाइफलाइन महानदी है जो अभी लिखा है। महानदी की दो सहायक नदियां हैं, जोंक और तेल नदी, उसको नहीं भूलना है। एक है सोन नदी और एक है दामोदर, जिसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है, उसी को बिहार का शोक कहते हैं, इसको अलग से याद रखना है। और ब्रह्मपुत्र को भारत का शोक कहते हैं, इसको भी अलग से याद रखना है। तो लिख दीजिए, इस पठारी क्षेत्र में, इस पठारी क्षेत्र में उल्लेखनीय नदियां, इस पठारी क्षेत्र में उल्लेखनीय नदियां नदियां हैं महानदी। इस पठारी क्षेत्र में उल्लेखनीय नदियां हैं महानदी, कौमा, स्वर्ण रेखा, जमशेदपुर में है, ध्यान रखिएगा, स्वर्ण रेखा, कौमा, सोन नदी और दामोदर नदी, दामोदर नदी। ठीक है, तो दूसरा पार्ट समाप्त हो गया। पहला दक्कन समाप्त हो गया, दूसरा मध्य उच्च भूमि समाप्त हो गया। अब छोटा सा पार्ट बचा है तीसरा। तीसरा हेडिंग बनाकर लिखिए, उत्तर पूर्वी पठार। ये जो साइड है, उत्तर पूर्वी पठार, ये वाला हिस्सा, उत्तर पूर्वी पठार। कल तो इसका विस्तार लिखवा दिए थे कि मेघालय और कार्बी एंगलोंग, ये सबको याद होगा, इस साइड में चला जाएगा, कोने पर चला जाएगा, शिलोंग के पास। लिखिए, उत्तर पूर्वी पठार का सबसे महत्वपूर्ण विस्तार, उत्तर पूर्वी पठार का सबसे महत्वपूर्ण विस्तार, सबसे महत्वपूर्ण विस्तार मेघालय एवं कार्बी एंगलोंग का क्षेत्र है। ठीक है, कार्बी एंगलोंग का क्षेत्र है। अब एक चीज देखना है इसमें, जो मालवा का जो प्लेटो है,
यदि यहां से एक लाइन ऐसे खींच दें इस तरह से, तो छोटा नागपुर का प्लेटो ये है और कार्बी एंगलोंग इधर है। इन दोनों को मेघालय का जो ये लाइन है ये अलग कर सकता है। इसको कैसे लिखें? इसको लिख दीजिए, यह क्षेत्र छोटा नागपुर क्षेत्र से, यह क्षेत्र छोटा नागपुर क्षेत्र से मालवा फॉल्ट के माध्यम से अलग होती है। यह क्षेत्र छोटा नागपुर के क्षेत्र से मालवा फॉल्ट के माध्यम से अलग होती है। अलग होती है। अब यहां पर केवल दो बातें यदि हम याद रख लें तो टॉपिक समाप्त हो जाएगा। कौन कौन सी बात याद रखें? तो मेघालय के पठार का जो उपभाग है, सब डिवीजन है, उसको याद रख लें। क्या क्या है? बहुत चर्चित है। मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं और तीनों पहाड़ियों पर 3 जनजातियां हैं, गारो, खासी एवं जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी भी है, इसी के नाम पर जनजाति भी है। ये मेघालय में है। खासी सबसे इंपॉर्टेंट है। खासी की पहाड़ी मासिनराम, जहां दुनिया भर में सबसे अधिक वर्षा होती है, 1100 सीएम से ऊपर की वर्षा होती है, तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। और यह क्षेत्र कोयला, हाँ कहा जाए, एक बार दोबारा से कहिए, माइक थोड़ा पास लेकर। हाँ, चेरापूंजी भी वही है जिसको मासिनराम कहते हैं, उसी का नाम है चेरापूंजी, इसमें फंसना नहीं है। तो चेरापूंजी का ही दूसरा नाम है मावसिनराम। मासिनराम लिखा जाता है लेकिन नाम मावसिनराम है। और वहीं पर है खासी जनजाति, खासी का क्षेत्र। तो मेघालय को हम 3 सब डिवीजन में बांटकर पढ़ते हैं, गारो, खासी और जयंतिया। इस प्लेटो का हिस्सा है। खनिज क्या क्या मिलता है? तो यूरेनियम मिलता है, लोहा मिलता है और कोयला मिलता है इन पठारी क्षेत्रों में। इतनी बातों को यदि संज्ञान में रख लेते हैं तो इसको समाप्त माना जाएगा। लिख दीजिए इसको भी। मेघालय का पठार, मेघालय का पठार गारो, खासी और जयंतिया के रूप में उपविभाजित है। मेघालय का पठार गारो, खासी और जयंतिया के रूप में उपविभाजित है। गारो, खासी और जयंतिया के रूप में उपविभाजित है। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट भी, यह क्षेत्र, यह पठारी क्षेत्र कर देंगे। यह पठारी क्षेत्र, यह पठारी क्षेत्र कोयला, यूरेनियम और लोहा के कारण जाना जाता है। यह पठारी क्षेत्र कोयला, यूरेनियम और लोहा के कारण जाना जाता है, जाना जाता है। अगले खंड का नाम लिख के छोड़ दीजिए, तटीय मैदान। एक क्लास में इसको देखने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। इसमें भी कई पार्ट्स हैं, पश्चिम और पूर्वी तटीय के अलग अलग हिस्से हैं। ठीक है, कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट, कोरोमंडल का तट, इस सब की चर्चा हम इस खंड में करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके लिए पूरे क्लास की आवश्यकता पड़ेगी। कोशिश करिए कि लगातार प्रेजेंट हो। मैंने कक्षा का एक नियम बना दिया कि अब जो बिना सूचना के कोई एब्सेंट हो गया, उस अभ्यर्थी को 3 कक्षा तक परमिशन नहीं मिलेगा ज्वाइन करने का। वो लिंक भी टच करेगा तो नहीं आ पाएगा। तो इस डिसिप्लिन को थोड़ा मेंटेन रखें, क्योंकि जीएस के क्षेत्र में कहा जाता है कि यदि आपने कक्षाएं छोड़ दी तो दिमाग से उतर जाता है, फिर वो टिकता नहीं है। वह किस तरह का है? सुपर कूल लिक्विड की भांति है। शीशा, शीशा क्या है? शीशा एक लिक्विड है, सबको पता होना चाहिए। शीशा है लिक्विड लेकिन दिखता है ठोस। तो हो क्या रहा है उसमें फिर? तो जैसे एक कांच है, जैसे खिड़की में एक कांच लगा हुआ है, तो हमें तो ठोस दिखता है लेकिन है वो द्रव। क्योंकि जैसे आइसक्रीम पिघल रहा होता है तो क्या होता है?
जैसे एक बर्फ है, बर्फ को यदि आप खड़ा करके रख दें तो ऊपर पतला होता जाएगा, अब पिघल पिघल कर नीचे आता जाएगा, ऊपर नुकीला हो जाएगा, बाद में फिर गल जाएगा पूरा। शीशा ऐसे ही होता है, पिघल के नीचे आ रहा होता है, नीचे मोटा हो जाता है, ऊपर पतला हो जाता है। लेकिन यह प्रोसेस इतना धीमा होता है कि पता नहीं चलता है हमें, हमें लगता है कि स्टेबल है। उसी तरह से जीएस है, यह धीरे धीरे नीचे आ रहा होता है, हमें पता नहीं चलता है, और जब तक पता चलता है तब तक क्या होता है, ऊपर का हिस्सा कट गया होता है। इसीलिए कक्षा को थोड़ा सा डिसिप्लिन की सीमा में बांध दिया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं कक्षा की समाप्ति की घोषणा करता हूं, लेकिन उसके पूर्व एक बार कोई मुझे याद दिला दें कि गणित के क्षेत्र में हम कहां पर थे, उसको देखिए एक बार। किस पार्टनरशिप में थे? शायद पार्टनरशिप में आधा तो हो ही गया था, कितना बचा है उसमें पार्टनरशिप में? 10 क्वेश्चन। चलिए मैं कोशिश करता हूं कि उस 10 क्वेश्चन को देख लेता हूं और आप सभी को एलिगेशन का सेट भेज देता हूं, ताकि आप प्रैक्टिस में बने रहेंगे। उम्मीद रखिए कि एलिगेशन का सेट कल आने की प्रबल संभावना होगी, कल देर रात्रि तक आ जाएगा, क्योंकि 2-3 दिन मुझे कार्यालय से अवकाश मिलेगा, तो मैं काफी काम कर लूंगा उसमें कक्षा के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ कक्षा के मैं समाप्ति की घोषणा करता हूं। थोड़ा रिवाइज करके आएंगे और कल सभी मैप लेकर बैठेंगे। मैदान में आपके पास मैप होना जरूरी है, और खास करके जो पेनिनसुला का हिस्सा है, प्रायद्वीपीय खंड का हिस्सा है, उसको हम देखेंगे। धन्यवाद।